हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12th क्लास चैप्टर 1 का एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है आपका वैद्युत फ्लक्स और गॉस का नियम। तो वैद्युत फ्लक्स और गॉस के नियम से पहले आपको कुछ जो 3 तथ्य हैं, लगभग जो पॉइंट है वो जानने की आवश्यकता है, जिसमें पहला है आपका समतल कोण यानी प्लेन एंगल। समतल कोण प्लेन एंगल। तो समतल कोण किसे कहते हैं, होता क्या है? मान लीजिए जैसे सर्कल है कोई, हमारा सर्कल का एक कोई आर्क, उसके सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंस करता है यानी आंतरित करता है, वही कोण क्या कहलाता है? आपका समतल कोण। या फिर कह सके कि वर्त की परिधि के द्वारा उसके केंद्र पर जो आंतरित कोण है वो क्या कहलाता है? आपका समतल कोण। मान लीजिए अगर ये आर्क आपकी यहां से डी एल है और इसकी जो रेडियस है वो आर है, तो यहां से हम कहते हैं कि कोण यानी एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी चाप बटे त्रिज्या। तो यहां से जो हमारा समतल कोण हो जाएगा डी थीटा, वो हो जाएगा आपका डी थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है। और सेकंड जो थिंग थी, सेकंड था हमारा घन कोण। और बात करें तो अगर यहां से हम इसका पहले समतल कोण का ही मात्रक निकाल लें, तो लेंथ है, तो लेंथ भी क्या होता है? लेंथ भी मीटर में मेजर होती है, और रेडियस भी क्या है? एक दूरी है, तो इसका भी जो होगा मात्रक वो मीटर हो जाएगा, और दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो कोण है वो हमारा एक विमाहीन राशि, यानी उसका कोई मात्रक नहीं होता। तो मात्रक नहीं होता तो इसे क्या कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो जिनका मात्रक नहीं होता और उनको कोई नया मात्रक दिया जाता है, जैसे हम कोण को नापते हैं रेडियन में। किसमें नापते हैं? रेडियन में। तो ये हमारा जो आता है पूरक मात्रक में आता है। किसमें आता है? पूरक मात्रक। यानी जैसे कि एसआई में हमने 11th में पढ़ा था कि उसमें 2 पूरक राशियां इंक्लूड करी गई थी, जिसमें एक थी समतल कोण और दूसरी थी घन कोण। तो उनके जो मात्रक हैं वो भी क्या कहलाते हैं? पूरक मात्रक। यानी जिनका अपना कोई मात्रक नहीं होता, यानी मात्रकहीन राशि होती है, और उनको कोई मात्रक दे दिया जाए तो वे क्या कहलाते हैं? पूरक मात्रक। नेक्स्ट अगर बात करें ऐसे ही घन कोण, घन कोण या फिर सॉलिड एंगल। तो घन कोण या सॉलिड एंगल कैसे कहते हैं? मान लीजिए यहां पे सर्कल के द्वारा जो केंद्र पर आंतरित कोण था वो तो था आपका समतल कोण। अब बात करें कि अब आपके पास कोई सॉलिड है, या मान लीजिए गोला है, तो गोले का कोई अल्पांश अक्षेत्रफल है, उसके सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंस करेगा वही एंगल आपका क्या होगा? घन कोण। ठीक है। यानी मान लीजिए अगर ये आपका कोई गोला है जिसका क्षेत्रफल a है, उस पर हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया है dA, तो ये अल्पांश क्षेत्रफल इसके केंद्र पर जितना कोण आंतरित करेगा वही क्या कहलाएगा? घन कोण। या फिर कह सकते हैं कि किसी भी गोले के पृष्ठ के द्वारा, किसी भी गोलीय पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित कोण घन कोण कहलाता है। उसके केंद्र पर आंतरित कोण कितना कहलाता है? यानी घन कोण कहलाता है। तो यहां से अगर हम बात करें कि घन कोण किसका हो जाएगा, तो घन कोण हो जाएगा आपका इसका क्षेत्रफल यानी dA अपॉन, अगर इसकी मान लीजिए रेडियस अगर r है तो अपॉन r स्क्वायर, यानी इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, तो d ओमेगा हो जाएगा dA अपॉन r स्क्वायर। अगर बात करें मान लीजिए ये आपका जो क्षेत्रफल है, ये नॉर्मल के साथ इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो थीटा कोण बनाता है, तो इसको अगर मैं नॉर्मल के अलोंग इसका अवयव अगर देखूं तो ये हो जाएगा dA कोस थीटा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसके लिए जो घन कोण होगा d ओमेगा, तो d ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी dA कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से भी देखें कि अगर क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, और यहां से रेडियस भी क्या होती है आपकी? एक दूरी ही है, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका नेगलेक्ट हो जाएगा, नहीं जीरो हो जाएगा। तो यहां से देखते हैं कि जो ओमेगा की जो मात्रक है वो भी क्या है? मात्रकहीन राशि है, यानी उसका भी कोई मात्रक नहीं है। तो इसको भी एक अलग से मात्रक दिया गया है, वो है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। तो ये भी क्या होता है? एक पूरक मात्रक होता है। क्या होता है? एक पूरक मात्रक।
ठीक है, तो बात करें यहां से अगर डी ओमेगा और घन कोण हमने ज्ञात करे हैं। नेक्स्ट है आपका अक्षीय क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, अगर मान लीजिए, चलिए आप पहले समतल कोण देखते हैं कि होल समतल कोण कितना होता है। अगर मैं देखूं कि पूरे सर्कल के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, यानी यहां पर आर्क अपॉन रेडियस है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आर्क, यानी टोटल जो आपकी सरकमफेरेंस है वो क्या होती है 2 पाई आर, और जो रेडियस है यानी अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यानी गोले के केंद्र पर जो कंप्लीट एंगल होगा वो कितना होगा 2 पाई रेडियन। और बात करें अगर गोले की बात यहीं से सेम ऐसी, तो यानी डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा, या ओमेगा इक्वल टू अक्षीय क्षेत्रफल, इसका जो पृष्ठीय अक्षीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है रेडियस यानी आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 पाई स्टे रेडियन, यानी गोले के पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है वो कितना होता है 4 पाई स्टे रेडियन होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बात करें कि थर्ड, वो है आपका अक्षीय क्षेत्रफल सदिश। नेक्स्ट टॉपिक इज अक्षीय क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर। ये फ्लक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्षीय क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर मान लीजिए कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ds या मान लीजिए s है। ठीक है, तो जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा उसको हम डिनोट करेंगे s वेक्टर से, और इसकी दिशा हमेशा जो होगी, यानी ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है और जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा s वेक्टर से डिनोट होगा। किससे डिनोट होगा s वेक्टर से, और जो इसकी दिशा यानी डायरेक्शन होगी वो हमेशा इसके अभिलंबवत होगी पृष्ठ के। मान लीजिए अगर मैं कोई क्षेत्रफल यानी कोई भी पृष्ठ लेता हूं, मान लीजिए ये है, तो जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो हमेशा क्या होगा इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्या होगा इसकी हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी क्षेत्रफल सदिश क्या होगा क्षेत्रफल को व्यक्त करने वाला सदिश। वैसे तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो एक अदिश राशि है, लेकिन फिजिक्स में हम क्या करते हैं उसका एक सदिश से डिनोट करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, फ्लक्स के लिए तो यहां से अगर देखते हैं उसकी जो सदिश होता है उसकी दिशा क्या होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, या नॉर्मल टू द प्लेन होती है। ठीक है, यानी अक्षीय क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव क्या होती है अक्षीय क्षेत्रफल के अभिलंबवत होती है। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक से, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, होता क्या है। तो मान लीजिए अगर एक हमारा कोई प्लेन है, इस प्लेन से मान लीजिए अगर ये कोई हमारा प्लेन है जिसका एरिया क्या है a है, और इससे क्या है वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, तो किसी भी पृष्ठ के अक्षेत्रफल यानी एकांक अक्षेत्रफल से अभिलंबवत जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी उन्हीं की संख्याओं की माप को क्या कहते हैं उस यानी उस पृष्ठ से निकलने वाला या फिर उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी यहां से अगर डेफिनेशन देखें तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं या वैद्युत अक्षेत्र रेखाओं भी इनको बोल सकते हैं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मान लीजिए कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं की संख्याओं की जो माप है वो क्या कहलाती है वैद्युत फ्लक्स। तो यहां से अगर वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो यहां से हमारा देखिए
मान लीजिए अगर ये पृष्ठ है, कोई भी एक पृष्ठ है, तो वैद्युत अगर क्षेत्र रेखाएं ये है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या होगा। अभी मैंने बताया था कि एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन होता है, यानी हमेशा क्या होता है, प्लेन के अभिलंबवत होता है। तो अगर इसका मान लीजिए अगर क्षेत्रफल ds है, तो ds जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा। और मानते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो इसको अगर इसके अलोंग में मैं रिजोल्व करूं तो इसका जो अवयव हो जाएगा वो हो जाएगा ds कोस थीटा। क्या हो जाएगा, ds कोस थीटा। यहां से तो इस पृष्ठ से बद्ध जितना वैद्युत फ्लक्स होगा डी फाई वो क्या हो जाएगा आपका ई ds कोस थीटा। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट ds, ई डॉट ds। यानी जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसका जो पृष्ठीय समाकलन है वो क्या कहलाता है आपका वैद्युत फ्लक्स, यानी इसको फाई ई भी लिखते हैं। ठीक है, यानी कृषि पृष्ठ का जो यानी वैद्युत क्षेत्र का जो पृष्ठीय समाकलन होता है वो भी आपका क्या कहलाता है, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। अब बात करें इसमें अगर कंडीशन हमारी है फर्स्ट, अगर मान लीजिए जो यानी पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रखा हो, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर हमारी ये है और वो पृष्ठ क्या रखा हो इसके अभिलंबवत रखा हो। मान लीजिए ये अक्षेत्र की इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये आपका कोई क्षेत्रफल ए है, तो जो इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो क्या होगा, हमेशा इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। यानी अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रखा हो, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि थीटा कितना होगा। देखिए मान लीजिए अगर ये मेरा कोई पृष्ठ है और ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये इसके हमेशा क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो पृष्ठ है ये अभिलंबवत रखा है। तो अभिलंबवत रखा है तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, अब इस कंडीशन में देखेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी यानी सेम परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में होगा और हमारी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो अब आपका क्षेत्रफल वेक्टर और जो वैद्युत क्षेत्र है वो दोनों क्या है, एक ही दिशा में। तो इस कंडीशन में आपका थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। और यहां से फ्लक्स की बात करें तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कोस 0 डिग्री, यानी फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका ई ए, फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए। तो इस कंडीशन में क्योंकि देखिए जो कोस होता है उसका 0 पे वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। 0 पे क्या होती है वैल्यू, मैक्सिमम है। तो इस कंडीशन में जो आपका फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम फ्लक्स यहां से निर्गत होगा। अब बात करें सेकंड की, अगर हमारा जो प्रश्न है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो, सेकंड क्या है, प्रश्न वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो। अब मान लीजिए जैसे कि हमारा ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई इसके समांतर कोई पृष्ठ रखा है जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, अभिलंबवत ऊपर की ओर होगा। यानी अगर इसका मैं एरिया ए मानता हूं तो इसका क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर होगा। यानी ये कंडीशन ये है, मान लीजिए ये आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं ये और एक पृष्ठ इसके क्या है समांतर रखा हो, तो इस कंडीशन में देखें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी और इस पृष्ठ के जो अभिलंबवत यानी अभिलंब की दिशा जो होगी वो ऊपर की ओर होगी और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो थीटा हो जाएगा वो कितना होगा आपका 90 डिग्री। और कोस 90 जो होता है वो आपका 0 होता है। कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो इस कंडीशन में जो आपका फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर जो पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो तो इस कंडीशन में एरिया वेक्टर और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है उनके बीच के जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री होता है तो कोस 90 होता है आपका 0 और कोस 90 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इस फॉर्मूले में अगर रखते हैं तो फाई भी आपका हो जाएगा 0 डिग्री। फाई कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और नेक्स्ट बात करें कंडीशन अगर वो अपोजिट रखा हो, यानी डायरेक्शन जो हो एरिया वेक्टर की अगर हम अपोजिट करें यानी वो 180 डिग्री पे रखा हो। किस पे रखा हो, थर्ड है। यानी अगर जो थीटा हो वो कितना हो
180 डिग्री, यानी डायरेक्शन जो हो वो अपोजिट हो एरिया वेक्टर की। मान लीजिए अगर ये ऐसे रखा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर यहां से हमारा जो इस प्रकार रखा है कि इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो और ए की डायरेक्शन ये हो, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। और हमें पता है कि कोस 180 इक्वल टू कितना होता है, कोस 180 होता है आपका -1, और -1 करेंगे यहां तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए -1, यानी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई ए, फाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई ए। तो यहां से हमें एक कंडीशन पता लगा है, अगर थीटा हमारा जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है, तो इस कंडीशन में कोस की जो वैल्यू होती है हमें हमारी वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और इससे अगर नेक्स्ट करें में यानी 90 टू 180 की बात करें तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर जो यहां से 180 है तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्लक्स आउट हो रहा है, यानी अगर फ्लक्स निर्गत है तो निर्गत फ्लक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और किसी भी एंटर करने वाला यानी प्रवेश करने वाला जो फ्लक्स होता है वो निगेटिव होता है। यानी किसी पृष्ठ में अगर फ्लक्स एंटर कर रहा है यानी वैद्युत बल रेखाएं एंटर कर रही है तो वो क्या होता है, फ्लक्स निगेटिव होता है। अगर वहां से निकल रही है बाहर, अगर बाहर निकल रही है पृष्ठ से निर्गत है तो वैद्युत फ्लक्स आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गॉस का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। सॉरी, अब सबसे पहले इसमें अभी एक ये छूट गया है, इसका अगर फ्लक्स की हम मात्रक निकाल लें तो फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा। तो फ्लक्स का मात्रक यहां से हमने निकाला है फाई इक्वल टू ई डॉट ए, ई डॉट ए। यानी अगर फ्लक्स का जो मात्रक देखें, यहां पर वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां से इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसकी विमा हो जाएगी, विमा देखते हैं इसकी डायमेंशन नंबर जो होगा, यानी न्यूटन का होता है mL/T-2 और मीटर का हो जाएगा L स्क्वायर और कूलम का होता है AT। इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे m 2+1 यानी L³ और T यहां से क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तो T-1 यानी -1 और -2 -3 और A-1। तो यहां से mL³ T-3 A-1 आपकी क्या हो जाएगी, वैद्युत फ्लक्स की विमा हो जाएगी। अगर बात करें दूसरा मात्रक, अगर हमने 10th में एक पढ़ा था वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव जो होता है वो होता है V = W/Q, यानी W को लिख सकते हैं हम न्यूटन मीटर और अपॉन कूलम। तो न्यूटन मीटर अपॉन कूलम को हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो यहां से अगर मैं देखता हूं इसको, अगर ऐसे लिखूं न्यूटन मीटर अपॉन कूलम और साथ में 1 मीटर और, तो न्यूटन मीटर पर कूलम क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट। तो यहां से नेक्स्ट जो इसका एक और मात्रक निकलेगा वो हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। एक और मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। तो यानी पहला मात्रक जो आपका वैद्युत फ्लक्स का था वो क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और सेकंड जो हमें निकाला है वो क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो अब नेक्स्ट अगर बात करें कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। गॉस का नियम, तो गॉस का नियम क्या कहता है, अगर मान लीजिए कोई आपका प्रश्न है और उसके अंदर कोई आवेश क्यों रखा है, तो इससे जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, इससे कितना वैद्युत फ्लक्स आउट होगा, तो उसके रिलेशन में इन्होंने एक नियम दिया था। वो क्या था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश यानी जो हमने लिया है Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी इन्होंने कहा था कि अगर कोई बंद पृष्ठ है उसमें कोई आवेश क्यों रखा है तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा
वो उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो यानी इस नियम के अनुसार अगर किसी पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश अगर स्थित नहीं है तो उससे कोई भी फ्लक्स यानी निर्गत जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। मान लीजिए अगर किसी पृष्ठ में कोई आवेश नहीं है, यानी आवेश जो है उस पृष्ठ के बाहर है, तो पृष्ठ के अगर आवेश बाहर है तो उस पृष्ठ से कोई भी आवेश नहीं निकलेगा। अगर न्यूमेरिकली वैल्यू देखें तो यहाँ से फाई जो इन्होंने दिया था, फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू किसके होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए अब फर्स्ट कंडीशन तो ये थी कि अगर उसके अंदर कोई आवेश नहीं है, आवेश क्या हो, बाहर हो। जब आवेश बाहर है तो यहां से निर्गत जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। सेकंड थिंग है, मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारे आवेश है, Q1 माइनस Q2 Q3 Q4 माइनस Q5, तो इनसे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा। तो मान लीजिए अगर जैसे अगर मैं Q1 के कारण कितना हो गया, ऐसे ही सेम अगर यानी फाइव इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5, यानी जो नेट कुल होगा, यानी Q1 के कारण कोई भी फ्लक्स गुजरेगा, ऐसे Q2 के कारण, ऐसे Q3 के कारण, ऐसे Q4 के और ऐसे ही Q5 के। तो यहां से अगर मैं देखता हूं इसके कारण होगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से होगा माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और प्लस माइनस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट कॉमन करता हूं तो यहां से हो जाएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5। यानी यहां से कह सकते हैं कि जो इसके अंदर सभी आवेश है तो उनका अगर मैं बीजगणितीय योग करूं तो बीजगणितीय योग के बाद जो कुल आवेश आएगा तो नेट फ्लक्स भी क्या होगा, उस कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। यानी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 समेशन Q। यानी किसी भी पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश यानी नेट आवेश जो होगा और उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमेशा उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। अब बात करेंगे इसकी नियम की, हम कूलाम के नियम से इसका निगमन करें। ये जो निगमन है इसका, यानी कूलाम के नियम से गॉस के नियम की उत्पत्ति या फिर निगमन। क्वेश्चन जो आएगा आपका वो ऐसा आएगा कि गॉस के नियम की उत्पत्ति कीजिए, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिल सकता है 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में। ठीक है, तो बात करें कि अब मान लीजिए, माना कोई पृष्ठ है, माना क्या है, कोई पृष्ठ ए है, ठीक है, जिसके केंद्र पर या केंद्र O पर एक आवेश Q स्थित है और उसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें जिससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई एक पृष्ठ ले लिया है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल A है और इसका मान लीजिए एक अल्पांश क्षेत्रफल है, इसका एक अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, इसका अल्पांश क्षेत्रफल हमने एक ले लिया है D, और इसके जो केंद्र पर है एक आवेश Q आपका रखा है इसके केंद्र पर, और यहां से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको क्या निकालना है, निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो मान लीजिए अगर ये अल्पांश क्षेत्रफल है, इसके केंद्र पर जो घन कोण बना रहा है वो है आपका डी ओमेगा। घन कोण कितना बना रहा है, डी ओमेगा, और जो इसका एरिया वेक्टर है वो नॉर्मल से कितने एंगल बनाता है, वो थीटा एंगल बना रहा है। नॉर्मल से कितना बना रहा है,
थीटा एंगल, अगर मैं इसको यहां से रिजोल्व करूं तो ये हो जाएगा आपका डी ए कोस थीटा। तो अभी हमने पढ़ा है कि फ्लक्स के डेफिनेशन में पढ़ा था, जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, यानी मान लीजिए इससे जो निर्गत फ्लक्स है वो डी फाई है, वो डी फाई हो जाएगा ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, और यहां से अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट करूं तो ई डी ए कोस थीटा, यानी इससे निर्गत जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा। और संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स वो हो जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई, और ये आपका जैसे ही बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ है तो यानी इसके क्षेत्रफल के अलोंग इसका समाकलन हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल इसका, ठीक है। तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी ए, या फिर फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। अब इसको इक्वेशन नंबर यहां पर एक यानी 1 सपोज कर लेंगे। अब देखना है हमें यहां पे निकालना क्या है, यानी वैद्युत क्षेत्र। अब इस आवेश के कारण हम अगर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है, यानी क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां से जो E है उसका फॉर्मूला आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से इस E की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहां से हो जाएगा हमारा, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 फाई E इक्वल टू E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा, डी ए कोस थीटा। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अभी मैंने घन कोण आपको पढ़ाया था, तो घन कोण डी ओमेगा की वैल्यू होती है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से जो ये वैल्यू होगी, ये इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, घन कोण की, यानी डी ओमेगा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी ओमेगा, इंटू डी ओमेगा। अब मान लेता हूं मैं कि ये जो आपका पृष्ठ है ये क्या है, एक गोला है। माना कि एक पृष्ठ की जो हमने लिया था वो क्या है, गोलीय कोश, यानी गोला है कोई, तो गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर घन कोण डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 पाई। कितनी होती है, 4 पाई। अगर मैं इसकी बात करूं, अब ये वैल्यू यहां से अगर मैं पुट करूं इसमें इक्वेशन में, तो यहां से फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका, फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4 पाई, Q इंटू 4 पाई, यानी डी ओमेगा की जो वैल्यू है वो 4 पाई है। यहां पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जैसे कि मैंने अभी बताया था, अगर मान लीजिए इस पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश हैं, पृष्ठ क्या है हमारा, बंद है, उसके अंदर बहुत सारे आवेश हैं, तो उन आवेशों, यानी आवेशों का जो बीजगणितीय योग होगा, उसके कारण जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। यही क्या है हमारा गाउस का नियम है, यही क्या है हमारा गाउस का नियम है। और आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा और इसको आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोगों के साथ, वो भी आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रेगुलरली वो एग्जाम में आता है आपका। और बने रहे नित्यम क्लासेस के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।